हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम सब लोगों ने ये वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। +1 में भी जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में होते हो, ग्रेजुएशन स्टार्ट होती है, उसमें भी ये चैप्टर आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो बिजनेस के एंड में, लास्ट में, जितना भी हम लोग सारी अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है जर्नल से। जर्नल बनाते हैं हम, लेजर्स बनाते हैं, खाते, फिर हम उसके बैलेंसेस निकाल के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस सारी प्रोसेस का पर्पस क्या है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हमने एक खाता बनाना है जिससे हम प्रॉफिट निकालेंगे, अकाउंट। ये जो अकाउंट होगा इसका नाम है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये अकाउंट एक पूरे साल का खाता होता है, फॉर द ईयर एंडिंग। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग ये अकाउंट कैश बेसिस पे नहीं बनाते, हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैश बेसिस पर नहीं बनाते हैं। कैश बेसिस मतलब अगर पैसे आएंगे तो हम इनकम दिखाएंगे, अगर पैसे खर्च होंगे तो हम खर्चा दिखाएंगे। नहीं, हम अपने बिजनेस को एक्रूअल बेसिस पे शो करते हैं। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर उसके पैसे आए नहीं भी हैं और गए भी नहीं हैं, पर देने को खड़े हो गए हैं या आने को खड़े हो गए हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसीलिए अकाउंट्स में सेल का मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल होता है। परचेजेस का मतलब कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस होता है। उस एक साल में जितनी भी परचेज हुई, जितनी भी सेल हुई, वो हम इस अकाउंट में दिखाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस अकाउंट की एक नेचर है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तुम्हें मैंने पहले भी एक बार बताया था कि नॉमिनल नेचर मतलब वो चीज़ जिससे कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा, प्रॉफिट और लॉस। नॉमिनल नेचर का कोई भी अकाउंट हो, उसकी बाय वाली साइड क्रेडिट नेचर की होती है, इनकम दिखाते हैं उसमें हम, और टू वाली साइड एक्सपेंसेस की होती है। ट्रेडिंग एंड P&L के साथ साथ हम एट द एंड ऑफ ईयर अपने एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन मतलब उस दिन कितना कैश है मेरे पास, कितना बैंक बैलेंस है, वो दिखाएंगे। उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को दिखाने के हमारे पास दो मेथड हैं प्रैक्टिकली। हम बैलेंस शीट को लिक्विडिटी के बेसिस पे भी दिखा सकते हैं और परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी दिखा सकते हैं। लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? एक्चुअली हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट क्या होता है ये भी आपको किसी टाइम बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर रहे हैं। जितने भी एसेट्स होते हैं उनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। करंट, जिसका दूसरा वर्ड होता है लिक्विड। करंट और लिक्विड वो एसेट्स होते हैं जिनको बड़ी इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन करंट वो एसेट्स जो हम विद इन 1 ईयर ना ही कन्वर्टेड इनटू कैश करते हैं, ना ही हमारा पर्पस होता है उनको कैश में कन्वर्ट करना। ऐसे ही लायबिलिटीज भी 2 तरह की होती हैं। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में हम करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को पहले लिखते हैं बैलेंस शीट में, फिर नॉन करंट चीज़ों को लिखते हैं। पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में हम पहले नॉन करंट चीज़ों को कवर करते हैं, देन हम करंट को कवर करते हैं। ठीक है, अब हम क्विकली से एक मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें यही चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट फिलहाल के लिए एक ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा स्टार्टिंग होती है ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो हमारा बिजनेस है, अगर वो चलता है, पिछले साल भी था, तो दुकान पे कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, वो ओपनिंग स्टॉक है। इस साल जो भी हम परचेज करेंगे, परचेजेस में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, हम रिटर्न माइनस करेंगे। रिटर्न मतलब जो चीज़ें वापस कर दी। रिटर्न का मतलब बेटा रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, क्योंकि ये सामान वो है जो हमने खरीदा था, पर हो सकता है डिफेक्टिव निकला हो, मुझे पसंद ना आया हो, मैंने वापस कर दिया, तो वो मेरे बिजनेस में यूज़ नहीं हुआ।
इसलिए वो परचेजेस में से लेस कर दिया। और यहाँ साथ में ही मैंने लिखा हुआ है अदर एडजस्टमेंट्स, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। इसके अलावा टू वाली साइड में हम खर्चे दिखाते हैं। पहले जो हम बना रहे हैं वो है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वो खर्चे आते हैं जिनको टेक्निकली बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कि हम याद कैसे रखें। कभी भी आप अकाउंट्स कर रहे हो आपको यही याद करना पड़ेगा कि कौन से खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। आप मोटा मोटा ये याद रख सकते हो, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे आप सामान खरीदते हो, आप एक दुकानदार हो, तो आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किराया देना पड़ सकता है, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, कुछ टैक्सेस भी लगते हैं जिनको लोकल टैक्सेस होते थे, जिनको हम चुंगी चुंगी बोलते थे, उसको ही ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, इनमें डिफरेंसेस क्या है। बेटा जब हम कोई, जैसे किसी शहर में कोई कार्ट चलती है जिसमें को बैल लेके जाता है या कुछ, तो उनको जो किराया देते हैं उसको कैरेज बोलते हैं। ये इस तरह से डिफरेंसेस हैं। जब हम किसी ट्रक में सामान बेचते हैं, किसी गाड़ी में सामान बेचते हैं, तो उसको हम फ्रेट बोलते हैं। है ये सभी किराए ही हैं, ऑन परचेजेस। तो जब भी कोई गुड्स परचेज करने पे खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके अलावा सबसे मोस्ट कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस। अब हमें वेजेस नहीं समझ आता कि भाई हमारा तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, तो हम दिहाड़ी किसको दे रहे हैं। वेजेस का मतलब होता है आप जो सामान लेके आए हो, कई बार वो सामान बहुत हैवी होता है, उसको अनलोड करना पड़ता है। अब अनलोडिंग के लिए कोई बंदा आएगा टेम्परेरी, वो एम्प्लॉय तो है नहीं आपकी कंपनी का, तो उसको जो दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से पैसे दोगे वो वेजेस होंगे। वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस जिसके नाम के स्टार्टिंग में आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्ड, आपको फैक्ट्री वर्ड, आपको वर्क्स वर्ड ये दिखते हैं, ये सारे खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। कुछ थोड़ी बहुती चीज़ें और, जैसे ऑयल, जैसे कोल, ये भी डायरेक्ट नेचर की चीज़ें हैं जो किसी ना किसी मशीन के लिए, किसी ना किसी इक्विपमेंट के लिए यूज़ की जाती होगी। ठीक है। इसके अलावा रॉयल्टी, इसका भी हल्का सा नाम याद रखो आप। ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लिखे हैं कुछ। ड्यूटी, इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए ड्यूटी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं जिनका या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन है या गुड्स परचेज से रिलेशन है। अब बाय वाली साइड पे हम सेल दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने तो बोला था कि टू वाली साइड सारे खर्चे आते हैं और बाय वाली साइड इनकम्स आती हैं, तो सेल समझ आ गया, ये समझ आ गया, पर ये नहीं समझ लग रहा कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों आना है। क्लोजिंग स्टॉक वो सामान होता है जो हमने अभी यूज़ नहीं किया। आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, 10 लाख की परचेजेस डाल दी, मतलब 11 लाख का खर्चा, पर मान लो उसमें से 50,000 का सामान बच गया है, तो खर्चा तो 10,50,000 का डलना चाहिए था ना। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं करते हम, इसको ऑपोजिट साइड पे दिखा देते हैं जो सामान हमारा बच गया। अब ये जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट है ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता है। इसका जो आंसर है या तो ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। वो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ से हमारा P&L स्टार्ट हो जाता है। P&L जो बाकी खर्चे बच गए या जो बाकी इनकम्स बच गई वो P&L में आती है। अब ये याद करनी पड़ेगी? नहीं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। याद सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी बाकी खर्चे हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। पर फिर भी मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हुए हैं सैलरी।
जिसको कई बार आप एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी देखोगे, रेंट, इंटरेस्ट, लाइटिंग। लाइटिंग को स्टार इसलिए डाला है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है फैक्ट्री लाइटिंग, क्या वर्ड यूज करते हैं वो लोग? फैक्ट्री लाइटिंग। अगर फैक्ट्री लाइटिंग वर्ड है तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। बट अगर अकेला लाइटिंग वर्ड आता है या अकेला इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आता है तो वो ऑफिस का खर्चा माना जाता है और वो P&L में शो होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी में खर्चे आते हैं, जैसे आप पेपर्स ले लेते हो, स्टेशनरी खरीदते हो जिस पे आपने प्रिंटिंग करनी है, आप अपने प्रिंटर को रिफिल करवाते हो। डिस्काउंट अलाउड, जब आप अपने कस्टमर्स को कुछ छूट दे देते हो, वो डिस्काउंट अलाउड। एडवर्टीजमेंट, आप पब्लिसिटी वगैरह पे खर्चा करते हो। कैरेज आउटवर्ड, जब आप चीज़ें बेचते हो उस टाइम जो किराया लगता है। बैड डेट, वो पैसे जो आपके डेटर ने आपको नहीं दिए उसको आप बैड डेट बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है बैड डेट प्लस एडिशनल बैड डेट प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, पर इसको मैं लेटर ऑन पूरा कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं सब इधर ही आएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन खर्चों का भी तो कोई तरीका होगा कि ये किससे रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग एक बात समझ सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे आते हैं ना, वो खर्चे या तो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं या वो खर्चे सेलिंग या वो खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन या वो खर्चे फाइनेंस, इनसे रिलेटेड होंगे या किसी तरह के लॉसेस होंगे। वो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट के नाम याद रखने हैं, इनडायरेक्ट बाकी सारे हैं। कुछ और बड़ी नॉलेजेबल बातें हैं वो आपको मैं जब ट्रायल बैलेंस दिखाऊंगी उसमें समझाऊंगी। और बाय वाली साइड उसमें इनकम्स आती हैं, जिस भी चीज़ के साथ रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा आपको। पर इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। इस अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट होगा तो टू नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होगा ये प्रॉफिट और लॉस हमारा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल मतलब वो जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था। इसके बाद थर्ड चीज़ जो हम बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एज ऑन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट, ये 31 मार्च को बनाई जाती है। इट्स नॉट अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। इसमें कोई टू बाय ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ट्रेडिंग P&L में भी डेट नहीं लिखी होती, क्योंकि भाई वो बना ही साल के एंड में रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि हर दिन हम एंट्रीज डाल रहे हैं। नो, दैट इज़ जर्नल और लेजर। ट्रेडिंग P&L साल के एंड में बनता है, बैलेंस शीट भी साल के एंड में बनती है। बैलेंस शीट की जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं। लायबिलिटीज़ बेटा, जो इंडिविजुअल बिजनेस होता है उसमें जो मालिक है ना, उसका जो पैसा है लगाया हुआ है वो भी लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए मालिक भी अलग है। ठीक है, हमारा अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो ना, आपको 2-3 चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। एक कि हमारा अकाउंट्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसका मतलब बिजनेस और मालिक अलग है। दूसरा, हम अपने बिजनेस को एज अ कंजर्व पर्सन, कोई बंदा जो बड़ा कंजर्व होता है, जो बड़ा सोच विचार करता है, जो फ्यूचर के लॉसेस को एस्टिमेट करता है, बट फ्यूचर की इनकम्स को, प्रॉफिट्स को कभी भी एस्टिमेट नहीं करता। कैपिटल के अलावा लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसे हमने देने हैं वो सारे लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, बिजनेस ने देने हैं, हमने नहीं, ठीक है। और दूसरी तरफ एसेट साइड, बिजनेस के एसेट्स, फिक्स एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जिस पे डेप्रिसिएशन लगती है, फर्नीचर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक। ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है ना, ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैंने पहले नॉन करंट चीज़ें लिखी हैं, फिर मैंने करंट चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है। जब आप 5-10 सम करते हो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है कि हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, खातों के बैलेंस निकालते हैं, फिर हम ये ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में तुम्हें कोई भी चीज़ दिखेगी, या तो वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। सबसे पहले इसी का रूल समझ लो। ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ डेबिट है ना, तो या तो वो एसेट होगी, या वो कोई खर्चा या लॉस होगी। अगर कोई चीज़ क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, तो या वो लायबिलिटी होगी या वो इनकम या गेन होगी, ठीक है, क्योंकि 4 तो चीज़ें अकाउंट्स में। अब जैसे कैपिटल है, कैपिटल लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगी सीधी। ड्राइंग्स क्या होती हैं? कैपिटल जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है वो होती है, ड्राइंग्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो मालिक ने बिजनेस में से पैसे लगाए वाले निकाल लिए, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट हम कैपिटल में से इसको डिडक्ट करते हैं। बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जो हम लंबे समय तक बिजनेस में यूज करते हैं। फर्नीचर फिटिंग ये भी बिजनेस में यूज होता है, ये भी एसेट है। मोटर वैन एसेट है। हमने लोन लिया हुआ है किसी से, 12% इंटरेस्ट पे लोन है, इसलिए लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है 900 रुपीज। सेल्स, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, एस्टैब्लिशमेंट जिसमें सैलरी वगैरह आती है, वेजेस इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे, डेटर्स एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट में लिखा है तो दैट मीन्स इट्स अ इनकम। तो तुम्हें ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ लिखी है तो अगर वो डेबिट है तो एसेट या खर्चा होगी, अगर क्रेडिट है तो लायबिलिटी और इनकम होगी। इसके अलावा तुम्हें दी होती हैं एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस है? ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ दी है तो उसका मतलब है वो हमने अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी हुई है, तो ही तो उसका बैलेंस आया। पर एडजस्टमेंट में कोई चीज़ दी है दैट मीन्स वो अकाउंट्स में एडजस्टेड नहीं है। इसलिए जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनके 2 इफेक्ट करते हैं हम लोग, या उसका वो इफेक्ट करते हैं जो प्रैक्टिकली होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताने लगी हूँ कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। हम नीचे देखेंगे किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट दी है और उनको मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेजेस आउटस्टैंडिंग, हम वेजेस को मार्क कर लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस को मार्क कर लेंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड उसको मार्क कर लेंगे। कैपिटल को मार्क कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है, डेप्रिसिएशन मोटर वैन पे है, उनको मार्क कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हम ड्राइंग्स को मार्क कर लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट, कभी भी एक्रूड वर्ड लगाओ इंटरेस्ट के साथ तो ये इनकम वाला एक्रूड होता है, मतलब ये इस इंटरेस्ट की बात कर रहा है 3000 वाले की। जिन चीज़ों की एडजस्टमेंट्स थी उनको हमने मार्क कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में चीज़ें हैं ना, इनमें ये वाली चीज़ें अभी एडजस्ट नहीं करी हैं, हमने करनी है, ठीक है। तो अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली साथ साथ में करके दिखाऊंगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस भी हम यहीं पे रखेंगे, पर इसको प्रैक्टिकली तुम्हें मैं करके दिखाती हूँ साथ में। हम एक पेज पे
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसके यहाँ पे वर्डिंग आती है फॉर द ईयर एंडिंग और डेट लिखी जाती है। यहाँ पे हम DR लिख सकते हैं डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड ऐड करते हैं अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, अगेन अमाउंट। ये ट्रेडिंग और P&L इकट्ठा है इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया। फिर हम नीचे इसी पेज पे मैं आपको बैलेंस शीट भी साथ में ड्रॉ करके बताती हूँ। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट के नीचे वर्डिंग लिखते हैं हम एज ऑन डेट। मेरा ये करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की आइटम्स उठाएंगे एक एक करके और उसको डिसाइड करेंगे वो कहाँ जाएगी। सबसे पहले कैपिटल दी है 1 लाख, कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में जाती है तो मैं डायरेक्टली कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखूंगी 1 लाख। पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, कैपिटल का अमाउंट मैं हमेशा अंदर लिखूंगी, कारण क्योंकि कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट होनी है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में एडजस्ट होगा, जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल का अमाउंट हमेशा अंदर लिखना है और इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ देनी है। अगली आइटम मेरे पास ड्राइंग्स थी 18,000 की। सो ड्राइंग की क्या ट्रीटमेंट होती है, कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं 18,000। जस्ट लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों चीज़ें डाल ली हमने। बिल्डिंग हमारा एसेट है 15,000 का, इसको डॉट लगा हुआ है। डॉट जिस भी चीज़ को लगा है उसका अमाउंट हम अंदर लिखेंगे, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर फाइनल आंसर बाहर डालेंगे। बिल्डिंग 15,000। बिल्डिंग के बाद हमारे पास है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसको भी डॉट लगा हुआ है, इसको भी मार्क किया है, इसकी भी एडजस्टमेंट है, इसको भी अंदर लिखेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स 7,500। उसके बाद हमारे पास मोटर वैन है 25,000 की, उसको भी मार्क किया हुआ है, उसको भी अंदर लिखेंगे मोटर वैन 25,000। देन हमारे पास लोन है फ्रॉम हरी। लोन फ्रॉम मतलब लिया है मतलब लायबिलिटी, और यहां से भी पता लग रहा है ये क्रेडिट साइड पे है तो ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। इसको हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, इसको हम 12% लोन फ्रॉम हरी ऐसे भी वर्डिंग लिख सकते हैं 15,000। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं ना वो ट्रेडिंग P&L की हैं मेन। तो अब कैसे पता लगेगा ट्रेडिंग कहाँ तक बनेगा, P&L कहाँ तक? आप एस्टिमेटेड 8-9 लाइंस का अपने मन में सोच लो, ये पोर्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। इसके नीचे वाला पोर्शन P&L के लिए हम यूज़ करेंगे। हमारी सबसे पहली आइटम हमें मिली है इंटरेस्ट पेड ऑन अबव लोन। इंटरेस्ट पेड खर्चा, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंटरेस्ट लिख लेंगे 900 रुपीज़। पर आप लोग देखोगे मैं इसका अमाउंट भी अंदर लिखूंगी, अभी बताती हूँ इसका रीज़न। इसका रीज़न है कि ये जिस लोन पे लगे है उसका रेट हमें गिवन है, तो हम एक बार कुछ चीज़ चेक करेंगे, ठीक है, पर अभी रुक जाते हैं, बाद में देखते हैं कैसे। उसके बाद हमारे पास सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं क्विकली से आपको लिखवा देती हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। हमारे क्वेश्चंस में रिटर्न नहीं है
बट हम हमेशा आदत डाल सकते हैं कि लेस रिटर्न करके दिखना है। बाय सेल्स, सेल्स भी लेस सेल्स लिख सकते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक हमें 25,000 गिवन था। परचेजेस 75,000 की है, कोई रिटर्न नहीं है तो बाहर 75,000 ही आ जाएगा। सेल्स 1 लाख की है, कोई रिटर्न नहीं है सेल की तो 1 लाख ही आ जाएगा। इस तरह से मैंने सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक भी डाल लिया। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 15,000। उसके बाद मेरे पास वेजेस हैं, वेजेस को मार्क किया हुआ है और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग में आएगा और इसका अमाउंट हम अंदर लिखेंगे 2,000। इंश्योरेंस है, P&L में जाएगा 1,000 और इसका अमाउंट भी एस्टैब्लिशमेंट का अमाउंट हम बाहर लिख सकते थे क्योंकि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट दी हुई है इसलिए उसका अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 1,000। नेक्स्ट हमारे पास कमीशन रिसीव्ड थी, उसको भी मार्क किया हुआ है। P&L में बाय वाली साइड कमीशन रिसीव्ड 4,500 अंदर लिखेंगे अमाउंट। सन्ड्री डेटर्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे हमारे डेटर्स, इसका भी अमाउंट हमेशा अंदर लिखना है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होगी ही होगी। देन वी हैव बैंक बैलेंस 20,000, एसेट साइड पे बैंक बैलेंस आ जाएगा, बाहर लिखेंगे इसको, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 20,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स फॉर 10,000 और एक इंटरेस्ट है इनकम वाला, क्रेडिटर आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड पे 10,000 और इंटरेस्ट क्रेडिट है इसलिए इनकम आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000। इसको भी मार्क किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी अंदर लिखेंगे। इस तरह से हमने अपने ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें या तो वो ट्रेडिंग में आई या P&L में या बैलेंस शीट में हमने डाल दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में है ना वो एक जगह ही जाती है, उसकी एक ही ट्रीटमेंट होती है, बट जो एडजस्टमेंट है जिनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे उनको तुम नोटिस करोगे उनकी हमेशा 2 ट्रीटमेंट्स होंगी। जैसे कि पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की 2 ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक 32,000, वो बैलेंस शीट में आता है क्लोजिंग स्टॉक 32,000। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसकी डबल ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, खर्चे में प्लस आउटस्टैंडिंग 500 और खर्चा पे करना है हमने तो ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, खर्चा पहले ही पे कर दिया, बिल्कुल ऑपोजिट, इंश्योरेंस में से माइनस प्रीपेड 300 और बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, खर्चा पहले दे दिया एसेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है माइनस और इनकम पहले ले ली एडवांस कमीशन रिसीव्ड, इट्स अ लायबिलिटी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैपिटल 1 लाख की है उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% लगाएंगे, 10,000 आया, उसकी डबल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, P&L में खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 और कैपिटल में प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
10,000। देन डेप्रिसिएशन है हमारे पास, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मोटर वैन की। डेप्रिसिएशन बेटा एसेट में से माइनस होती है और P&L में खर्चा आती है। जितनी भी डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है 2.5%, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। तो डेप्रिसिएशन 7,500 के ऊपर 750, 2,500 और 15,000 के ऊपर 2.5%, 15,000 के ऊपर 2.5%, 375। ये एसेट्स को डिक्रीज करती हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनको खर्चा दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 375, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 750, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 2,500। डेप्रिसिएशंस के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस की, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L में क्रेडिट करते हैं हम 500। और ड्राइंग्स माइनस होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करते हैं हम लोग 500। और लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम आने को पड़ी है। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे यहाँ पे एक्रूड 500। और इनकम आने को पड़ी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है हमारा 500। ये एडजस्टमेंट्स हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करी, पर एक हिडन एडजस्टमेंट थी। हिडन मतलब जिसको हमें ढूंढना पड़ा। हमें लोन 15,000 का लिया था, उसके ऊपर अगर हम 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 15,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वो तो 1,800 बनता है। पर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 900 डला हुआ है, बाकी 900 कहाँ गया? इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट मतलब बाकी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा, और खर्चा देने को पड़ा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इट्स अ लायबिलिटी 900। इस तरह से हम अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली अब हमारा आंसर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो P&L में इधर चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट रिजल्ट निकल के आएगा। नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगा और बाकी हम बाहर डाल देंगे। कुछ चीज़ें मैंने सॉल्व करके लिख दी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 29500 इधर आ गया। नेट प्रॉफिट इतना, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। बाकी बैलेंसेस आप निकाल के अपनी बैलेंस शीट मैच कर सकते हैं। बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे सारी की सारी। मैं आपको बताऊंगी कैसे एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट बनते हैं, कैसे उनकी जर्नल एंट्री होती है। थैंक यू।